नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरे साथ जुड़ने वाले हैं कुलभूषण व्यास और हम दोनों याद कर रहे हैं एक ऐसे मनीषी को जिनके सारे विद्यार्थी उनको श्रद्धा से याद करते हैं और किस तरह एक समर्पित शिक्षक अपने शिष्यों के व्यक्तित्व के समग्र विकास की तरफ ध्यान देता है, तो उसकी खुशबू बरसों बाद दूर-दूर तक फैलती है। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कुलभूषण जी को। उन्होंने न केवल अपनी माताजी जिन्होंने कि अ, बाल निकेतन स्कूल में पढ़ाया था शिक्षिका के रूप में, अ, उनके प्रति सम्मान के साथ मैं कहूँगा। कुलभूषण जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तो आपने एक प्रकाशित की पुस्तक जो कि मूलतया समर्पित है बाल निकेतन विद्यालय में जो अनुभव आपकी माताजी के रहे उनको, और हुँ, उसमें निश्चित रूप से उन्होंने बहुत सारी बातें बंधु जी के बारे में लिखी हैं। तो या आप बताइए, आपका भी उनसे मिलना हुआ था? नहीं, मेरा मिलना तो मैं तो उसी स्कूल में पढ़ा था। अच्छा। पहली से लेके 8वीं तक उसी स्कूल में पढ़ा था और बंधु जी हमारे घर भी आते थे। अ, और मेरी मदर जो थीं, वो जितने भी टीचर्स थे उन टीचर्स का भी घर पे आना-जाना होता था। हमारा भी उनके आना-जाना होता था। तो बंधु जी को मतलब जितना हमने जाना, हमको लगता है हमने बहुत कम जाना। क्योंकि हम तो 8th तक में बंधु जी को ऐसे ठीक है, बंधु जी एक बहुत सम्मानीय व्यक्ति थे हमारे लिए। लेकिन मेरी मम्मी ने, मेरी मदर ने जिस तरह से टीचर्स को किस तरह से ट्रेन किया जाता है, उसके बारे में भी मेरे को जानकारी बड़े होने के बाद मिली। तो बच्चों के प्रति जो उनका लगाव था, वो मेरे को पता चला। कैसे टीचर्स के प्रति था, वो पता चला। तो बंधु जी वाक़ई एक अद्भुत व्यक्ति थे। बंधु जी के जैसा शायद दूसरा कोई है नहीं। क्यों ऐसा बंधु लगता है जी आपको कि वो अद्भुत, क्या बातें थी जो उनको अद्भुत बनाती थी? देखिए, एक बात होती है आवाज़, ओके? हुँ, हुँ। अ, बंधु जी 101 साल के होने के बाद ब्रह्मलीन हुए। हुँ? उनकी आवाज़ जो थी, वो 101वें साल में भी इतनी ज़बरदस्त थी कि ऐसा लगता था जैसे कोई 40-45 साल का आदमी बोल रहा हो। तो आप किसी की वाणी को सुन के ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसमें शायद कुछ न कुछ अलग बात है। वो एक एक ऐसी आवाज़ थी वो, मैं उनके बहुत सारे रूप हैं, लेकिन वो एक ऐसी आवाज़ थी जो मंत्रमुग्ध कर देती थी। ये तो एक एस्पेक्ट था उनका। और दूसरा, उन्होंने उस वक़्त, मतलब मैं 70s की बात बताऊँ, जब जब 60 70s 69 70s की बात बता रहा हूँ मैं। जब यहाँ पे मतलब बच्चों को बेंत से मारना या उठक-बैठक लगाना या ऐसा ऐसा आम बात होती थी। लेकिन बंधु जी ने किसी भी बच्चे को हाथ तक नहीं लगाया। सिर्फ़ उनकी आँखें जो थीं, वो इतनी ज़बरदस्त, उनका देखना इतना ज़बरदस्त होता था कि वो एकदम से बच्चे को ये लगता था कि यार ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। इसकी एक एक बात आप बता रहे थे कि किसी ने अपना संस्मरण वहाँ लिखा हाँ, बंधु जी के बारे में। जी, वो इस प्रगति की ओर में भी लिखा हुआ ही है। प्रगति जी, की ओर में भी लिखा है वो कि जी। बंधु जी की 2 आँखें। हुँ, अब एक मैं बहुत शॉर्ट में कहूँगा कि एक जो एक छात्र था, वो मतलब बहुत उद्दंड था, जिसको हुँ, हम हुँ। उद्दंडी बोलते हैं। वो किसी भी पेपर को फाड़ देता था, किसी भी जगह पे क्रॉस मार देता था और हर चीज़ को गचड़-पचड़ कर देता था। तो बंधु जी को बोला भी कि बंधु जी, ये तो बच्चा इस तरह का है कि
मतलब हर चीज़ को फाड़ देता है, कहीं पे मार्क कर देता है, कहीं कुछ कर देता है। तो बंधु जी ने उसको अपने पास बुलाया और उसकी बिल्कुल आँखों में अपनी आँखें डाल के उन्होंने कहा कि तुम ऐसे मत किया करो। ऐसा करने से तुम्हारा अंत में नुकसान ही होगा। ये इतनी सी बात बोली उन्होंने। और उसके बाद से उस लड़के ने खुद लिखा है कि उसके बाद से जब भी कोई चीज़ को वो फाड़ने जाता या कहीं पे मार्क करने जाता तो एकदम से उसे वो बंधु जी की 2 आँखें नज़र आती थी। तो उसको कहता नहीं, ये बंधु जी मना कर रहे हैं मुझे। और इस तरह से उसमें परिवर्तन आया। सिर्फ 2 तो, सेंटेंस। तो ये संयोग की बात है कि मैं वैसे जोधपुर में रहा और मुझे कभी उनके दर्शन का अवसर नहीं हुआ और मैंने कभी उनके बारे में वहां रहते हुए सुना भी नहीं था। पर हुँ, 2 दिन पहले ही जब आपसे चर्चा हो रही थी उसके पहले न्यूयॉर्क में एक वरिष्ठ उद्यमी और विद्वत हैं, चंद्रा भंसाली जी। वो जी, जी, जी। बता रहे थे कि स्कूल के दिनों में उनको, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कई क्षेत्र एक रूप में बदले कि वो किस विषय में पीएचडी की, फिर क्या बिजनेस था, वो सब बातें चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि बचपन में जिस तरह के संस्कार मिले और ये विज्ञान में भी रुचि और थोड़ा, तो मैंने कहा कैसे, तो उन्होंने बंधु जी को याद किया और बहुत श्रद्धा के साथ याद किया और अंतिम समय तक वो संपर्क में थे उनके, यानी कुछ बरस पूर्व भी जब जोधपुर गए थे तो वो उनसे मिले थे। तो ये अपने आप में एक अद्भुत बात है कि कोई विद्यार्थी जो कि 10 बरस की आयु में उन्होंने उनसे पढ़ा होगा और 70-75 तक वो उनके संपर्क में रहे होंगे, तो वो कितना प्रेम देते होंगे ये भी मैं सोच रहा था। तो आप याद करें, क्योंकि आप उनसे मिलते थे, तो देखिए अनुशासित करने वाले के प्रति कई बार लोगों के मन में आता है कि मैं जाऊंगा तो मुझे डांट देंगे, लेकिन ऐसी बात उनमें नहीं थी। यानी वो एक अलग प्रकार का संतुलन रसमय स्थापित कर देते थे वो। मग अब देखिए आप डाँटने की बात करते हैं, डाँटते तो थे ही नहीं, वो सिर्फ कहते थे, वो डाँटते तो थे ही नहीं, किसी को भी नहीं डाँटा उन्होंने। वो जिस तरह से देखते उनकी आँख में जिस तरह से वो देखते थे, उस तरह से बच्चे अपने आप समझ जाते थे कि अरे यार! ये तो कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो बंधु जी जो हैं वो सुबह 3 बजे उठ जाते थे, फिर प्राणायाम करते थे, फिर उनका अधिकांश जो संपर्क सूत्र थे वो जैन मुनि थे, जैन जैन साधु थे, जिनसे जिनके साथ वो उठते बैठते थे। तो उनकी भी शायद कुछ साधनाएँ वो करते होंगे। अब लगता है हमको कि वो शायद और अ, एक कमरा था उनका सिर्फ बाल मंदिर अपने बाल घर के ऊपर। उन्होंने विवाह नहीं किया। मतलब हैं? नहीं ये एक अजीब-सी बात है। दुनिया समझती है कि उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन उन्होंने विवाह किया। उन्होंने विवाह किया और उन्होंने अपनी पत्नी को सिर्फ 2 बार देखा। ऐसा क्यों? ए ऐसा वो आप इस किताब को प्रगति की ओर को पढ़ेंगे तो फिर समझ जाएँगे। लेकिन ब्रीफ में मैं बता दूँ कि उनके बंधु जी के फादर की डेथ हो गई थी बहुत जल्दी। तो बंधु जी के जो दूसरे रिलेटिव थे, मतलब जो चाचा सॉरी ताऊ जी जो थे, उनके ऊपर सब भार था। और ताई जी जो थी वो मतलब इस तरह की थी जो थोड़ा-सा हम जिसे कहते हैं गरम मिजाज की वो थी। तो उनकी जिससे जहाँ शादी हुई, तो वो उन्होंने कहा कि ये लड़की तेज़ है, तो हम यहाँ इसकी यहाँ से शादी अब इसको छोड़ देंगे हम कहीं और शादी करेंगे। तो ये बंधु जी को और बंधु जी की माँ को गँवारा नहीं था। लेकिन अब एक विधवा एक विधवा को कोई पूछने वाला हो घर में उन दिनों, वो बता रहा हूँ बात आपको 1940s की।
40s और 50s की, और बंधु जी खुद जो मात्र 16 साल के थे या 17 साल के थे, उनसे तो पूछने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बंधु जी ने फिर अपना अलग से उस वक़्त रास्ता चुना अध्यात्म का और शिक्षा का, और उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, शादी को। और अमूमन जोधपुर में या स्कूल में जो टीचर्स भी थे वो शायद यही समझते थे कि बंधु जी ने शादी नहीं की। पर ये लेकिन मोटा-मोटी उस जी, व्यावहारिक ढंग से देखा जाए तो शादी हुई नहीं ना। वो तो उनके साथ रहे नहीं, तो देखिए शादी हाँ, का हम अगर साथ से लेते हैं, तो साथ उनके जीवन में नहीं था और उन्होंने एक सन्यासी की तरह और समझिए ब्रह्मचर्य ही रहा ना फिर तो अगर उनसे मिलते नहीं मिले भी नहीं, साथ भी नहीं रहे और संतान भी नहीं हाँ, हुई। तो जब गौना हुआ तब वो उनसे मिले, पहली बात, और उसके बाद एक बार और मिले। उसके बाद तो उनकी पत्नी की भी डेथ हो गई। अच्छा, हाँ, ये तो पे पता नहीं था। जी, जी। हाँ, ये तो उनकी पत्नी की भी डेथ हो गई बीमारी की वजह से। तो उस बीच में करीब 10-12 साल जो हैं, वो उन्होंने आध्यात्म में और शिक्षा में अपना सारा ध्यान लगाया, और बाद में उनकी पत्नी की भी डेथ हो गई। जी, जी। तो तो वो तो कहते हैं कि मतलब उनका पूरा का पूरा फ़ोकस जो है, वो शिक्षा पे था और अध्यात्म पे था। मुझे लगता है अध्यात्म पे रहा होगा तब, वरना मनुष्य के मन में आता है कि मुझे क्या मिल रहा है। और हालांकि पहले जब मैं छोटा था तब भी ऐसी बातें होती थी कि चिकित्सा है, यानी कि डॉक्टर्स हैं या टीचर्स हैं, तो खास करके मुझे लगता है हाँ, आपके लिए कोई विशेष कार्य आने वाला है तो आप कर सकते हैं। पर हम याद कर रहे हैं आदरणीय बंधु जी को, तो बंधु जी जो हैं ये 101 बरस की अवस्था में गए, लेकिन वो जिस तरह की खुशबू छोड़कर गए अपनी, वो मुझ तक अचानक ऐसा हुआ संयोग कि कई उनके शिष्यों के माध्यम से आई, और ऐसे मनीषी, ऐसे व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व के बारे में मैं जोधपुर का होने के बावजूद इतने बरस तक जानता नहीं था। तो मुझे लगा कुलभूषण जी से निवेदन करें, थोड़ी चर्चा हम उनकी पुस्तक जो प्रगति की ओर है उसका आधार लेके करेंगे, तो बंधु जी के बारे में उनके पुराने शिष्य भी उनको फिर इसी बहाने याद करेंगे। तो हम जो चर्चा कर रहे थे उसको समापन की तरफ ले जाएंगे। कुलभूषण जी, ये प्रगति की ओर पुस्तक का जो रिस्पॉन्स रहा होगा, जो बाल निकेतन के पुराने उनके विद्यार्थी रहे होंगे, वो क्या उनसे आपने सुना? अ, अ, ये तो आप देखिए, करीब-करीब 8 महीने के अंदर सब किताबें बिक गई, ओके? और प्रगति की ओर उन्होंने नाम इसका इसलिए रखा क्योंकि मेरी मदर की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति थी कि प्रगति की ओर चलना है, इसलिए उन्होंने प्रगति की ओर इसको नाम दिया। और उसके बीच में बाल निकेतन में मेरे अनुभव क्या रहे, वो भी उन्होंने बताए। मतलब आप देखें कि जो स्टूडेंट्स हैं, वो आज भी हृदय से बहुत प्यार करते हैं बंधु जी को। आज भी, मतलब आपको शायद ये सुन के बहुत ताज्जुब होगा कि मुझे अभी भी सपने में मेरी 8वीं क्लास दिखाई देती है। अच्छा। मुझे वही बच्चे दिखाई देते हैं। इतना ज़बरदस्त उनका प्रभाव, और बंधु जी ने ये बात कही थी। बंधु जी ने कहा था कि जो इस मिट्टी में एक बार रम गया ना, वो अंतिम सांस तक अ, बाल निकेतन को नहीं भूलेगा, और ऐसा यही क्या हुआ। किया? मैं मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा उन्होंने क्या किया कि उनकी बात सही साबित हुई है। वो पढ़ाते थे उस आपको भी कुछ पढ़ाते थे क्या वो? नहीं? हाँ, नहीं, हमको नहीं पढ़ाते थे वो, लेकिन हम हमारी क्लास में आते थे। जैसे जैसे ये किताब है, इसमें यूँ-यूँ गोल-गोल करके, ऐसे-ऐसे करके सेंटर में, फिर कहते थे सेंटर में ध्यान दो। फिर कहते थे कभी-कभी आँख बंद करके 1 मिनट के लिए आँख बंद करो और सुनो आवाज़ें, चिड़िया की आवाज़, अ, रास्ते से ट्रक की आवाज़, और वो आँख खोलने के बाद वो हमसे लिखवाते थे कि
इस वक़्त मैंने चिड़िया की आवाज़ सुनी, कबूतर की आवाज़ सुनी, बाहर से एक टेम्पो निकला, एक टैक्सी निकली, वो तो श्रवण को कैसे मजबूत करना है, ये वो सिखाते थे। और अच्छा, दूसरा एकाग्रता को कैसे सिखाना है, ये वो सिखाते थे। मनुष्य के विकास के बारे में उनका जो चिंतन था वो बहुत बड़े-बड़े पीएचडी किए हुए जो बाल मनोविज्ञान के जहाँ तक पहुँचते हैं उससे कहीं आगे वो सहज या जो भी ध्यान के द्वारा या जो भी यस, समर्पण से पहुँचे हुए होंगे। दूसरा ये भी था कि उनको किसी बड़े पद पर कोई बैठा है, तो उसके प्रति आकर्षण हो ऐसा नहीं था। जैसे आप बता रहे थे नहीं, कि राष्ट्रपति हों। नहीं। जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो कहते थे एक बाल निकेतन में अगर कोई आया है, तो वो बाल निकेतन के हिसाब से ही चलेगा। वो क्यों ना डायरेक्टर हो, क्यों ना वाइस चांसलर हो यूनिवर्सिटी का, और क्यों क्यों ना वो प्रेसिडेंट हो। इस पुस्तक में आपको अंत में अ, अपने जोधपुर के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे, जयनारायण जी व्यास, उनका भी इसमें ज़िक्र है अच्छा, कि हाँ, कि उन्होंने भी इस स्कूल के बारे में क्या कहा। तो क्या कहा? वो भी आए, तो वो भी बिल्कुल ऐसे, जैसे एक आम आदमी आता है। तो क्या ये बात! मतलब कुछ ख़ास बात थी उनमें, जो चलिए। आई डू नॉट नो आगे कभी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इट्स आप वेरी आपने डिफिकल्ट टू से। आपका ये भी सौभाग्य रहा क्योंकि आप दुबई चले गए थे बाद में और आप आए तो आपने एक वीडियो वो रिकॉर्डिंग भी उनके साथ इंटरव्यू में करी है। यस, यस। उसमें से हाँ, उसमें से कोई खास बात आपको याद आती है? क्या उन्होंने कहा था उसमें? उसमें उन्होंने कहा था कि एक एक ख़ास बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि मनुष्य की तृष्णा और आशा, ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। एक तृष्णा और एक आशा, अच्छा। कि और कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि जब आशा और तृष्णा समाप्त हो जाए, तो जीवन शुरू होता है। क्या क्या बात है, क्या बात है! तो बिल्कुल। अभी तो हम में से अधिकतर लोगों का जीवन शुरू हुआ ही नहीं है एक्चुअली उस परिवार का। पर पर ये तय है कि उनका शुरू हो चुका था वरना वो इस तरह का प्रभाव नहीं छोड़कर जा पाते जो बना रहता है, शाश्वत के यस। समीप रहता है। कुलभूषण जी आपका धन्यवाद है। आपने बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि इतने आपने प्रगति की और बंधु जी के बारे में बात की। जी तो मन मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं अभी। मतलब इ बंधु जी की बात करते वक़्त हाँ, भी तो बहुत मैं अच्छा लगा। परिप्रेक्ष्य में फिर से ले आता हूँ, मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, अभी फ़िलहाल आप दिल्ली आए हुए हैं, कुलभूषण वैसे अब दुबई में रहते हैं और न्यूयॉर्क में इनसे संपर्क के 2 दिन पहले ही मैंने बंधु जी का नाम पहली बार अपने जीवन में सुना था। तो मेरा सौभाग्य मुझे लगता है बंधु जी का मेरे ऊपर कोई हुँ, आशीर्वाद हो गया कि इस तरह का यस, अवसर है। यस। हाँ, तो अ, ऐसे शिक्षक हों हमारे जीवन में जो हमें हाँ, सही जब बात है। याद आए तो लगे कि समग्र विकास की ओर बढ़ने की जो कटिबद्धता है वो फिर से अ, जागृत हो रही है। तो तो सबके लिए यस, मंगल कामनाओं के साथ कुलभूषण जी। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार अशोक जी।